हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स यूनिट को कर रहे थे, जिसके रिगार्ड में हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एस्ट्रेट की हमने सीरीज चलाई है। प्लस में अगर आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की जहाँ पे आप पीजीटी फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 4 टाइप के प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आएगा आइसोबैरिक, देन आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम आगे इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम और बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। जब प्रेशर सेम रहेगा मीन्स जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है आइसो का मतलब फिर वही सेम रिमेन कांस्टेंट, और कोरिक का मतलब वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। और आइसोथर्मल का मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वो होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जब सिस्टम के अंदर कोई भी हीट चेंज नहीं होती, जब सिस्टम कम्प्लीटली एडियाबैटिक होता है या इंसुलेटेड होता है। तो सिस्टम जब पूरी तरीके से इंसुलेट होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हीट का कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा क्यू दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। दैट इज़ डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा क्यू किसके इक्वल है भाई? ज़ीरो के। ये थी 2-3 मतलब प्रोसेस हैं हमारे, 4 प्रोसेस जिनको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इसी में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस को। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है इसको जान लेते हैं। आइसोबैरिक का मतलब मैंने अभी बताया था, आइसो मतलब सेम, बैरिक मतलब प्रेशर। तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। और चार्ल्स लॉ एक लॉ है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, व्हेन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। जब भी प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, तो वो चार्ल्स लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की। अब हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? कई बार आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स लॉ में हम किसको कांस्टेंट रखते हैं। तो छोटी सी ट्रिक है, दैट इज़ सीपी कनॉट प्लेस से याद रख सकते हैं। सीपी कनॉट प्लेस। तो चार्ल्स लॉ होगा तो प्रेशर को कांस्टेंट हम रखते हैं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज़ के। v इज़ इक्वल टू के टी, या फिर v बाई टी इज़ इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, v बाई टी इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। या फिर हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं v बाई टी सम कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि v1 बाई t1 इक्वल हो जाएगा v2 बाई t2। ठीक है, 2 अलग अलग सिस्टम्स के लिए हम ले सकते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस पे बात कर सकते हैं हम। चलेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट वही आपकी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, तो मोलर जो स्पेसिफिक हीट है फॉर कांस्टेंट प्रेशर दैट विल बी सीपी। और सीपी की वैल्यू मैंने आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। सीपी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ सीपी इज़ इक्वल टू एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर होती है। और अगर सीवी की वैल्यू की बात करते हैं तो एफ बाई 2 इंटू आर होती है। ठीक है, और सीपी माइनस सीवी क्या होता है भाई? सीपी माइनस सीवी आर होता है। तो यहाँ से ये 2-3 चीज़ें याद रखना, मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ गामा आर बाई गामा माइनस 1। इन इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए गामा की टर्म्स में हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लिखते हैं, दैट इज़ गामा आर बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। मैं एक बार दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ
सीपी की तो वैल्यू को अगर हम गामा की टर्म्स में लिखेंगे, सीपी की वैल्यू को गामा की टर्म्स में लिखेंगे तो गामा आर बाई गामा -1 होता है। और अगर सीवी को लिखेंगे तो अभी मैंने बताया था दैट इज़ एफ बाई 2 प्लस 1, सॉरी एफ बाई 2 इंटू आर हो जाएगा। और या फिर अगर इसको गामा की टर्म्स में हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय गामा -1। ये गामा एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे इन केस ऑफ सीपी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो डेल्टा क्यू। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू प्लस डब्लू हो जाएगा। और वर्क डन निकालना है तो चेंज इन हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है, एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, वो क्या है आपकी ग्राफ फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ ले रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि प्रेशर को कांस्टेंट रख रही है, एक साइड प्रेशर है और एक साइड वॉल्यूम है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में चेंज होगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से ये कर्व बन जाएगा आपका। फिर अगेन प्रेशर और टेम्परेचर का लेंगे, प्रेशर फिर से कांस्टेंट है इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, तो प्रेशर को लगातार हम कांस्टेंट ले रहे हैं, टेम्परेचर चाहे कितना भी हो। फिर इसका टेम्परेचर के साथ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम के साथ प्रेशर कांस्टेंट है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी है यहाँ पे कि वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। वही हमने ग्राफ यहाँ पे देखा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होगा तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। ठीक है, और अगर आइडियल गैस की बात करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये पीछे हमने देख लिया। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कांस्टेंट प्रेशर पे वी प्रोपोर्शनल टी कैसे आ गया, तो ये भाई ये आइडियल गैस कंडीशंस को फॉलो किया है हमने। प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, एन और आर ऑलरेडी कांस्टेंट होते ही हैं, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट डेल्टा क्यू। अगर हम हीट चेंज के बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट चेंज की बात करते हैं तो एक सेकेंड होल्ड इट, ओके। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन हीट, तो दैट इज़ एन सी पी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी एन सी वी डेल्टा टी। ये हमेशा यही रहेगा ये वैल्यू। इंटरनल जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वही टेम्परेचर पे। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर पे। ये गांठ बांध लो, पल्ले बांध लो, ये 5-4 चीज़ें कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट चेंज होती है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और आगे 2-3 बातें और आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये चीज़ याद रखना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के, एंड दैट इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी और टेम्परेचर दिया हो तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आइडियल गैस कंडीशन के टाइम पे ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर वर्क डन निकालना है। वर्क डन अभी आप लोगों ने अभी जस्ट यहाँ भी पीछे आप लोगों ने जो है इक्वेशन देखी है कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं हम? डिफरेंस बिटवीन आपकी हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी है और ये एन सी वी डेल्टा टी है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। वर्क डन की वैल्यू एन आर डेल्टा टी, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एन आर डेल्टा टी है। अब इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेशियो दे रखा है डेल्टा क्यू डेल्टा यू और डब्ल्यू के बीच में। देखो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? एन सी वी डेल्टा टी अभी देखी है। डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? डेल्टा यू की हो गया डेल्टा यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी है।
और इसके अलावा डेल्टा डब्लू है वर्क डन है, एन आर डेल्टा टी है, अभी हमने यहाँ पे निकाला है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। इनका रेशियो निकालना है तो इन सब में क्या कॉमन आएगा, एन एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी सब में कॉमन आएगा, तो इनका रेशियो क्या बच जाएगा, f/2। अच्छा सी पी का मैंने बताया था क्या होता है, f/2 + 1 होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है, f/2 + 1। सी वी की वैल्यू क्या होती है, f/2। अब यहाँ से सब में से भाई साथ में इसके आर आएगा, तो आर, अच्छा पहले ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, सी पी सी वी और ये क्या है भाई डब्लू आपका, और सी पी की वैल्यू f/2 + 1 × आर होती है, ठीक है। और सी वी की वैल्यू f/2 आर, ये मैंने अभी भी जस्ट इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया है। और यहाँ से वर्क डन है वो क्या ले लेंगे हम, एन आपका आर की टर्म्स में ले लेंगे, क्योंकि एन और डेल्टा टी यहाँ से कट आउट हो चुका है जब हमने वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से आर भी ख़त्म हो जाएगा, तो बच गई ये वैल्यूज़। और यही जो है इनके बीच का रेशो है डेल्टा क्यू डेल्टा यू और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस। कैसी गैस है भाई, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 5। और अगर हम मोनोएटॉमिक की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। और अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। याद रखना इन चीज़ों को। तो गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, किस पे है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है। Heat is applied to a diatomic gas at constant pressure. The ratio of delta Q, delta U और delta D, delta W, तो अभी हमने जस्ट देखा है, दैट इज़ CP is to CV is to 1 हो जाएगा। ये है इनका रेशो, R हो जाएगा। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, CP की वैल्यू f/2 + 1, और ये CV की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है भाई, थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी को देखो आप, f/2 + 1 × r, f/2 r और r, ये अभी जस्ट मैंने अभी समझाया आपको। तो वहाँ पे f की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर f की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 5/2 + 1, 5, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, 2 × 2 और 2 + 5 7, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू 5/2, और यहाँ से ये r सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है इनका रेशो आ जाएगा हीट एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का और वर्क डन का, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करी है तब हम अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को। NCP दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, डेल्टा क्यू की वैल्यू NCP डेल्टा टी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की। डेल्टा यू की वैल्यू फिक्स होती है हमेशा, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और दैट इज़ NCV × डेल्टा टी होता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है डेल्टा W, दैट इज़ NR डेल्टा टी होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन आता है, जब हम आइडियल गैस व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज़ हीटेड, जब आइडियल डायटोमिक गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर की बात आ गई, तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी, हमें रेशियो निकालना है इंटरनल एनर्जी और हीट का। तो अभी हमने देखा है इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी और हीट एनर्जी NCP डेल्टा टी है। डेल्टा टी कट गया, N से N कट गया, CV/CP, CV की वैल्यू होती है भाई f/CV की वैल्यू, हाँ वैसे आप लोग रेशो भी देख सकते हो, CP/CV दैट इज़ इक्वल टू गामा, ये रेशो होता है, ये रिलेशन होती है, CP/CV इज़ इक्वल टू गामा, और गामा इज़ इक्वल टू 1 + 2/f के इक्वल होता है। गामा इज़ इक्वल टू 1 + 2/f के इक्वल होता है, ठीक है। अब तो CP/CV की वैल्यू 1/गामा होती है, तो यहाँ पे उल्टा है, CV/CP है, तो इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे, 1/गामा के। CP/CV की वैल्यू होती है गामा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, CV/CP दे रखा, तो वो 1/गामा हो जाएगा। और मैंने अभी बताया है, और पिछले लेक्चर में भी बताया था रिलेशन, कि गामा इज़ इक्वल टू 1 + 2/f होता है, और f क्या है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। अगर कोई बीच में कोई भी नया स्टूडेंट है और बीच में से लेक्चर देख रहा है, तो प्लीज़ वो पहले वाले लेक्चर्स को जाके देखे, क्योंकि कुछ टर्म ऐसी हैं
कि वो पिछले लेक्चर से बिलोंग करती हैं। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू वॉल्यूम होता है, CP/CV इज इक्वल टू गामा। और गामा ये है उसकी रिलेशन अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ देखें तो 1+2/f होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें बोल रखा है इन्होंने कैसी गैस बोली है, डायटोमिक गैस बोली है। तो डायटोमिक गैस होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 5। तो बस 1+2/5 f की जगह 5 रख देंगे। 5 × 5 + 2 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, गामा की। तो गामा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/गामा, तो 1/7/5 ये उल्टा हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर T। टेम्परेचर T के साथ वेरी करता है वॉल्यूम, मतलब V इज़ प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही आगे अपना चार्ल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राफ भी दिखा रखा है इन्होंने, VT ग्राफ दे रखा है जो कि एक कांस्टेंट शो कर रहा है, लीनियर वेरिएशन दिखा रही है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाई इट। वर्क डन का और हीट का रेशियो निकालना है। वर्क डन अभी हमने देखा था दैट इज़ NR∆T होता है, जिसको हम NCP∆T - NCV∆T भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सीधा यहाँ से NR∆T डिवाइडेड बाई डेल्टा Q है तो NCP × ∆T। यहाँ से ये ∆T से ∆T, N से N कट गया, R डिवाइडेड बाई CP हो जाएगा। और CP की वैल्यू क्या होती है, F/2 + 1 × R, और ऊपर भी R दे रखा है, R से R कट जाएगा तो 1/f की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 1/3/2 + 1, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर 2/5 आ जाएगा। चलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट के बारे में बोला इन्होंने, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि CP/CV है वो किसके इक्वल होता है, गामा के। तो यही इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ गामा, बता दिया। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, ΔU की वैल्यू हमें निकालनी है, NCV∆T होती है इंटरनल एनर्जी वैसे हमारी। अब इन्होंने और आगे भी बता रखा है, गिवन चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है हमें जब व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बताया है। एक बात आपको पता है कि PV = किसके इक्वल होता है, NR∆T। NRT होता है, वैसे NR∆T लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, NRT के इक्वल होता है। और हमें निकालना है, क्या निकालना था भाई, इंटरनल एनर्जी, मतलब ΔU की वैल्यू निकालनी, दैट इज़ NCV × ∆T। CV को क्या लिख सकते हैं हम, N × R डिवाइडेड बाय गामा -1। CV की वैल्यू होती है R/गामा -1 × ΔT। यहाँ से NR∆T है, उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, P × V। तो ये क्या हो जाएगा, ΔT अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे होता है, इनके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, ये भी एक डिफरेंस होगा, दैट इज़ P2V2 - P1V1 दैट इज़ इक्वल टू NR∆T। ये डिफरेंस को शो करेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, P2V2 - P1V1 डिवाइडेड बाय गामा -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये मैंने बता दिया आपको, इसको सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। चलो देखो, CP/CV किसके इक्वल है, गामा के, और प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। इसके बाद हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी थी जो किसके इक्वल है, NCV × ΔT के इक्वल है। अब यहाँ पे CV की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, R डिवाइडेड बाय गामा -1, और बाकी एज इट इज़ है NR∆T बाय गामा -1। ये क्या हो जाएगा, P × ΔV बाय गामा -1 हो गया। अब यहाँ से P × ΔV वही हो जाएगा आपका
हाँ चलो, एक बात ध्यान रखना, मैंने P2V2 किया है ना, तो उसको P रखना, वो बाय मिस्टेक कर दिया मैंने, क्योंकि प्रेशर हम यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। ये आपको पता है कि हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस चल रहा है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो P इंटू डेल्टा टी करना, मतलब P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। वो P2V2 लिखा था ना, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद P इंटू डेल्टा वी बाई गामा माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने भी, भाई साहब ने ये क्वेश्चन में लिख रखा है, मैंने लिखा है, तो P2V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1, इसको ठीक करना, ये P आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस अभी मैंने बताया था। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट जब हम लेते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है? PV इज इक्वल टू nRT है। अब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और P इज इक्वल टू KT के इक्वल हो जाएगा। अगर P KT के इक्वल हो जाएगा तो P इज इक्वल टू P बाई टी समथिंग कांस्टेंट है, और यहाँ से फिर दूसरी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इसको P1 V1 मानेंगे, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, और P2 V2 है, सॉरी P2 बाई T2 है, वो भी किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम। P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन कंडीशंस पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। नाउ ग्राफ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर हम ग्राफ देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे ध्यान ज़रूर देना। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? ज़ीरो। चेंज इन वॉल्यूम, मतलब सॉरी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बोलेंगे, नॉट वॉल्यूम ओनली। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपको पता है वर्क किसके इक्वल है? P इंटू डेल्टा वी के। अब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, तो वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। गांठ बांध लो ये बात, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज़ ज़ीरो। ओके, 2-3 बातें आ गई। अब यहाँ से क्या आ गई? जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। और जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एंड डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। और वर्क है वो डिपेंड करता है डेल्टा क्यू पे, हीट एनर्जी पे, ये यहाँ पे हीट एनर्जी पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लो ये बात। अब यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं हम। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर लीनियरली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। उसके अलावा प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम देखते हैं बात, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लगातार। यहाँ प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ये ग्राफ होगा P और V के बीच में। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में देख रहे हैं, तो वॉल्यूम लगातार क्या हमारा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर की वैल्यू बेशक कितनी ही चेंज करे, एक ग्राफ ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमारा ये कुछ ऐसे करके एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है स्पेसिफिक हीट की बात। मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में देखी थी, दैट इज़ CP इज इक्वल टू F/2 + 1 × R थी। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी?
F/2 इंटू आर। अब वॉल्यूम पे बात करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या भाई वॉल्यूम की लेंगे ना हम, तो F/2 इंटू आर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू क्या होता है भाई आपका, डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम के लिए NCV इंटू डेल्टा टी फॉर कीपिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए NCV इंटू डेल्टा टी, और इंटरनल एनर्जी का आपको पता ही है NCV इंटू डेल्टा टी होता ही है। इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें यहाँ पे वर्क डन के लिए, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा डिफरेंस बिटवीन हीट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो दोनों चीज़ें क्या हैं सेम है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये क्या है ज़ीरो बन जाएगा। और दूसरे तरीके से मैंने यहाँ भी ये भी बताया है कि वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो होगा किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होगा ज़ीरो होगा। तो ये दो तरीके से आपको पता चल रहा है कि वर्क डन क्या होगा ज़ीरो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, और क्या सेम रहेगा टेम्परेचर। आइसोथर्मल में जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर ये एक इसके लिए कंडीशन है कि ये बहुत स्लो होगा ये प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होगा। क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अगर हम अचानक से एकदम से सिस्टम को कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और इनफाइनाइटली अगर हम बिल्कुल स्लो उसको क्लोज़ कर रहे हैं स्टेप्स में, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर लगभग चेंज नहीं होगा। तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा मतलब वो। और परफेक्टली कंडक्टिंग जो है इसकी बाउंड्री है, परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री है कि अगर मान लो हीट चेंज हो भी रही है तो वो मतलब सराउंडिंग के साथ अपना एक्सचेंज कर लेती है और उसका टेम्परेचर वो लगभग मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो आइसोथर्मल की जो ये कंडीशन है इसके जस्ट अपोजिट आएंगी एडियाबैटिक की कंडीशन। तो थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान रखना, और आगे फिर से उसके बारे में बताऊँगी तो और ज़्यादा ध्यान रह जाएगा आपको। टेम्परेचर हम इसका क्या रखते हैं भाई कांस्टेंट रखते हैं, और PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस कंडीशन आपको पता है। अब बॉयल्स लॉ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो PV इज इक्वल टू NRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ से क्या निकल के आया N और R, तो भैया आपका कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट आ गया, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। और बॉयल्स लॉ ने बताया था ये कि जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब बात आती है भाई मैंने बता दिया CP कनॉट प्लेस, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। और अगर मैं बात करूँ बॉयल्स लॉ की, याद रखने का तरीका है ये, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाए कि बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखा जाता है। ये मिलान वाले क्वेश्चन में, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो बॉयल्स लॉ में भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। इसको याद रखने का तरीका है BT ब्लूटूथ। क्या है BT ब्लूटूथ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम ये कह सकते हैं PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV क्या है कांस्टेंट है, या फिर P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके इक्वल P2 V2 भी हो जाता है। ठीक है, P1 V1 के इक्वल P2 V2। अब यहाँ से 2-3 ग्राफ अगर हम देख रहे हैं तो ग्राफ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ देख रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, और PT ग्राफ देख रहे हैं हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, फिर से वही टेम्परेचर हमारा क्या है कांस्टेंट है, लगातार टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन प्रेशर कुछ भी हो, प्रेशर चेंज हो रहा है बेशक, लेकिन टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ये इस तरीके से ग्राफ आएंगे। और इसके अलावा अगर हम P प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ देखते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कुछ इस तरीके से स्लोप फॉर्म करता है। ठीक है, क्या भाई ये स्लो फॉर्म करता है। तो ये स्लोप ऑफ जो PV है, PV ग्राफ है, दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस को बताता है। स्लोप ऑफ PV कर्व रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड हम इसको लिखते हैं dP/dV इज इक्वल टू -P/V। ये कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए।
डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी एंड डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी बाई वी। ये कंडीशन होती है एडियाबैटिक की, वहाँ पे गामा मल्टीपल में आएगा, ठीक है, बार बार गामा का यूज़ होगा वहाँ पे। गामा क्या है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी अपॉन सी वी का रेशियो होता है। अब बात करें हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, हमने पिछले में पढ़ा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों में, प्रेशर वाले में और वॉल्यूम वाले में। अगर प्रेशर वाले में, कांस्टेंट प्रेशर वाले में बात करते हैं तो सी पी इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर हो जाएगा, और सी वी अगर वॉल्यूम की बात करें आइसोकोरिक वाले में तो एफ बाई टू इंटू आर हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देख रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट दैट इज़ इक्वल टू, हमें पता है क्यू इज़ इक्वल टू एम डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, कुछ ऐसा पढ़ते हैं हम। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ मोलर की बात कर रहे हैं तो एन नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी दैट इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। उसी चीज़ को इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन अपॉन डेल्टा टी। अब आपको पता है डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो मोलर स्पेसिफिक, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ इनफाइनाइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ डेल्टा यू इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू आपको पता है इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं, हर बार यही होगी इसकी वैल्यू, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ इन्फिनिटी एंड इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो। और अगर बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है, आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है? पी इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है। नो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन से वी टू पी इंटू डी वी, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है, और फाइनली हमें ये जो है एक्सप्रेशन मिलता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी लॉग बेस टू द ई वी टू बाई पी वन। या फिर हमने अभी देखा था यहाँ पे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू के इक्वल था, तो यहाँ से वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू है। यहाँ पे अगर हम वी टू वी वन की जगह पी वन बाई पी टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले दो फॉर्मूले बन जाएंगे वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन फॉर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आइसोथर्मल के लिए, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, तो वो ज़ीरो होता है। और अगर आपसे वर्क डन फॉर आइसो बेरिक प्रोसेस पूछ लिया जाए तो वो एन आर डेल्टा टी था, ठीक है, एन आर डेल्टा टी, और एन आर टी लोग बेस टू द ई वी टू बाई वी वन, एन आर टी लोग बेस टू द ई पी वन बाई पी टू होगा, ठीक है। ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के रिगार्ड में बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए से बी एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है, ए से बी पे आ रहे हैं, ए से बी, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी क्या हो जाएगा भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, ऑप्शन के हिसाब से मिलेगा ये क्वेश्चन। बाकी फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, 5 मोल्स मतलब एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 5, ठीक है। ऑफ एन आइडियल गैस इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम 2V टू V, कंप्रेस किया है गैस को 2V से V तक आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। फाइंड वर्क डन, वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एन आर टी लोग बेस टू द ई वी टू बाई वी वन हो जाएगा, या फिर हम इसको लोग बेस टू द ई को हटाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एन आर टी लोग बेस टू द 10V2 बाई वी वन हो जाएगा। अब एन की वैल्यू 5 है, आर टी ये 2.303 से आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लेना, वो अपने ऑप्शन में देख लेना कि वैल्यू क्या है, दे रखी है या नहीं दे रखी है। फिर लोग बेस टू द ई
फाइनल देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या था 2V, 2V से V तक गया है, फाइनल वॉल्यूम V है, तो V ऊपर आएगा और 2V नीचे आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम V हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम मतलब V2 की वैल्यू V है और इनिशियल V1 की वैल्यू 2V है। तो 5 RT log बेस टू द E, और ये V से V कट जाएगा, 2 की पावर -1 और -1 को इधर ले आएंगे, तो कुल मिला के आपका फॉर्मूला आंसर ये निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस आपका। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, यस दिस वन एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज़ नो चेंज ऑफ हीट। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। कंडीशन है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर 0 होगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो भी 0 होगी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, 0। उसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो इनफाइनाइट थी, और इंटरनल जो एनर्जी थी दैट इज़ NCV डेल्टा टी की वैल्यू 0 थी, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 थी। वर्क डन क्या था, NR डेल्टा टी log बेस टू द E, V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया, मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा आप, पिछले में मैंने जब बता रही थी मैं आइसोथर्मल वाले में, तो मैंने कंडीशन कहा था कि कंडीशन होती है उसकी, उसमें वेरी स्लोली था वो प्रोसेस वेरी स्लो स्मॉल स्टेप्स में हो रहा था, लेकिन ये वेरी रैपिडली होता है, वेरी फास्टली है, और परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री जो थी वो परफेक्टली कंडक्टिंग थी। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम यहाँ से PV⁻⁴ गामा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे PV = कांस्टेंट था। मैंने कहा था एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड होके आएगी जब एडियाबैटिक की बात करेंगे, दैट इज़ गामा। PV⁻⁴ गामा, गामा को इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है, तो PV⁻⁴ गामा अपने सर पे बिठा के रखा है V ने गामा को। ठीक है, तो PV⁻⁴ गामा = कांस्टेंट। और गामा क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, फिर से बता रही हूँ। गामा दैट इज़ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि PV = P1V1 गामा = P2V2 गामा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि PV = nRT होता है, आइडियल गैस कंडीशन। तो उन सभी चीज़ों को पुट करके 2-3 और फॉर्मूले निकलेंगे, 2-3 और टर्म्स में। PV = nRT, PV = nRT। तो यहाँ पे मान लो जैसे प्रेशर की जगह हम ये सारी वे टर्म्स रख देते हैं। प्रेशर की जगह यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जैसे nRT/V, nRT अपॉन यहाँ पे P की वैल्यू निकालेंगे, तो हम देखो मैंने यहाँ से V हटा दिया, P की वैल्यू निकाल ली, और V को यहाँ इनके नीचे रख दिया है ये। अब इस इक्वेशन में P की जगह ये वैल्यू रख दो nRT/V, V⁻⁴ गामा दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या P2V2 गामा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करते हैं इस कंडीशन को, तो ये दूसरे की टर्म्स में आ जाएगा। दूसरे की टर्म्स में किस में, TV⁻⁴ गामा -1 = कांस्टेंट, ये नई कंडीशन बन जाती है ये। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1 = T2V2 गामा -1। यहाँ पे T और V दो वेरिएबल के बीच में आ गया। यहाँ पे पहली वाली कंडीशन थी जो वो P और V के बीच में थी, P और V के बीच में रिलेशन थी, यहाँ T और V के बीच में। ऐसे ही P और T के बीच में निकालेंगे तो ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे। अब की बार नेक्स्ट टाइम हम V की वैल्यू पुट कर देंगे इस कंडीशन में, तो ये वाली रिलेशन निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है आपका।
इसके बाद नेक्स्ट है ग्राफ और एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखो आपने आइसोथर्मल में पढ़ा होगा, ऐसे ही ग्राफ था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, लेकिन एडियाबैटिक में क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा स्टेप कर दिया है, स्टेप आउट कर दिया है, इसको कम करते हैं। यस, ये है P और ये है V। ये होगा अगर आपका आइसोथर्मल, तो एडियाबैटिक कुछ ज़्यादा झुकाव में होगा, इसका स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका स्लोप ज़्यादा होता है किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ये मैंने पीछे भी बताया था। अगर आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आइसोथर्मल का स्लोप होता है dP/dV इज इक्वल टू -P/V। और अगर हम एडियाबैटिक की बात करते हैं तो इन्होंने सर पे बैठा रखा है, किसको बिठा रखा है भाई, गामा को। तो dP/dV इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स P/V होता है, ये स्लोप होता है एडियाबैटिक का। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस का। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है और ये ज़्यादा झुकाव में है, इसका स्लोप ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू एडियाबैटिक। ये 3 कंडीशन है यहाँ पे एडियाबैटिक के लिए, PV रेस्ट पर गामा कांस्टेंट, TV रेस्ट पर गामा माइनस कांस्टेंट एंड P रेस्ट पर -1 माइनस गामा इंटू T रेस्ट पर गामा कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है हीलियम का, दैट इज़ मोनोएटॉमिक गैस का, ज़्यादा होता है डायटोमिक से, और डायटोमिक का ज़्यादा होता है स्लोप ट्राइएटोमिक से। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि मोनोएटॉमिक का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायटोमिक, डायटोमिक से ट्राइएटोमिक, ये यहाँ पे लिख रखा है आपको। ठीक है, गामा की वैल्यू 1.67 ज़्यादा होती है डायटोमिक से, डायटोमिक की गामा वैल्यू से, और ट्राइएटोमिक की गामा वैल्यू से डाई की ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है स्लोप ऑफ PV फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक का कंपैरिजन दे रखा है। अभी ये मैं बता चुकी हूँ, ये आइसोथर्मल का है। एडियाबैटिक की बात करेंगे तो गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक वो है ग्रेटर होता है टू दैट ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का स्लोप क्या भाई, कम होता है कंपैरेटिव टू एडियाबैटिक। और इसके अलावा ये देखो, जो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ इंक्रीज़ करेगा उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और वो किसका होगा भैया, आपका एडियाबैटिक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्लोप क्या है भाई, ज़्यादा है कंपैरेटिव टू 1, तो 2 स्लोप किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक का। ओके, अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C ऑफ एडियाबैटिक दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q/N इंटू डेल्टा T, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक के लिए क्या होती है, 0, और अगर आइसोथर्मल की बात करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, क्या हो गई भाई, NCV इंटू डेल्टा T हो जाएगी। क्लियर है ये बात, चलिएगा। अब अगर हम वर्क डन निकालते हैं, आगे दे रखा है या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ये छोटा सा छुटपुट यहीं से निकालते हैं। वर्क डन अगर आप लोगों को निकालना हो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन हीट एनर्जी, सॉरी यहाँ से हीट एनर्जी चेंज है, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी का चेंज, या फिर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, 0, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है ये। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U के इक्वल हो गया। डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, NCV डेल्टा T, तो माइनस NCV डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, और या फिर CV की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू N CV की वैल्यू क्या होती है, R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T हो जाएगा। एक फॉर्मूला वर्क डन का ये बन जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये बन गया, 1 मिनट होल्ड रखना भाई। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये। इफ़ सिस्टम इज़ थर्मोडाइनेमिक
if delta U represent the increase in internal energy and W the work done by the system, which is true. डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्लू वर्क डन को, तो डेल्टा, अच्छा ये ऑप्शन के हिसाब से है, ए बी सी डी ऑप्शन थे, तो उसमें से मैंने सीधा आंसर लिख दिया इसका कि डेल्टा यू जो है वो बराबर है वर्क डन के, और अगर डेल्टा यू बराबर है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई ज़ीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो किसके लिए होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 है अपना। यहाँ पे एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, उसको कंप्रेस किया गया पहले एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स, एक सेकेंड, मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 and volume V is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? ओके ठीक है, एक गैस को जो है कंप्रेस किया गया है, कैसे कंप्रेस किया गया है, एडियाबेटिकली। कैसे कंप्रेस किया गया है भाई, एडियाबेटिकली। तो हमें इसका फाइनल प्रेशर निकालना है, P1 V1 से P2 V2 तक भेजा है। पहला इनिशियल वॉल्यूम है V1 और फाइनल वॉल्यूम है V1/8। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर आपका P1 दे रखा है, तो सीधा हमें PV रेस्ट पावर गामा कांस्टेंट है ये, और P1 V1 रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पावर गामा, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, और यहाँ से हम सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि गामा है, याद रखना गामा, प्लीज़ ध्यान रख लो आप लोग सबके लिए। पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करनी पड़ेगी। गामा की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को निकालनी बता दूँ, वैसे आप लोग यहाँ पे मैंने पीछे दे भी रखी थी, लेकिन उसके अलावा हम निकालनी भी सीख सकते हैं। 1 + 2/f मैंने आप लोगों को बताया है रिलेशन होती है। f क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है भाई, 3। कितनी होती है, 3। तो उसकी जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 1 + 3 + 2 5/3, तो गामा की वैल्यू 5/3 होती है फॉर मोनोएटॉमिक गैस। किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो बस फिर गामा की वैल्यू पुट करनी है 5/3, यहाँ पे दे रखा है देखो, ये आपने जैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट की है P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 रेस्ट पावर गामा, यहाँ पे वैल्यू पुट की P2/P1 8 रेस्ट टू द पावर गामा, ये 8 ऊपर गया है तो 8 रेस्ट पावर गामा, गामा की वैल्यू 5/3 अभी हमने निकाली थी, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 3, और रेस्ट टू द पावर 5/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 5 मतलब 32। P2/P1 की वैल्यू क्या हो गई, 32। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपकी, P2 की वैल्यू हो जाएगी 32 गुना P1, 32 टाइम्स P1। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, थोड़ा सा ही रह गया है, चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। चलो क्वेश्चन नंबर 41 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या बताता है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, तो प्रेशर है वो क्यूब ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब द रेशियो ऑफ Cp/Cv ऑफ द गैस निकालना है। रेशियो ऑफ Cp/Cv, Cp/Cv का रेशियो क्या किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है, मतलब गामा की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं एडियाबेटिक की बात की है, तो P और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दी है इन्होंने क्वेश्चन में, तो हम भी उसी रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं कि P⁻1 - गामा इंटू T⁻ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब P⁻ गामा कांस्टेंट है, इसी चीज़ को हम घुमा लेते हैं, P⁻1 - गामा T⁻ गामा किसी कांस्टेंट K के इक्वल ले लिया, T को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को आगे फर्दर किया है, किसी कांस्टेंट K के इक्वल ले लिया।
अब k डिवाइडेड बाई टी की पावर गामा हो जाएगा, और टी को फिर हम ऊपर लेके गए तो टी की पावर माइनस गामा हो गया। अब हमें खाली p निकालना है यहाँ से, बाकी सारी टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो p इज़ इक्वल टू टी रेस्ट पावर माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा, और एक कंडीशन ये दे रखी है p प्रोपोर्शनल है t की पावर 3 के। तो इनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर। ये यहाँ से दिख रहा है आपको, इन दोनों में से ये दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये दो इक्वेशन, इन दोनों में से गामा की पावर को कंपेयर किया तो गामा बाई गामा -1 3 के इक्वल हो जाएगा। गामा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 3/2। ठीक है, चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मोनो एटॉमिक गैस को पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है जिसका वॉल्यूम V है और प्रेशर P है। फिर उसके बाद इसको 2V वॉल्यूम तक जो है एक्सपेंड होता है। ये इनिशियल वॉल्यूम था V, 2V वॉल्यूम तक आइसोथर्मली एक्सपेंड करता है। फिर ये जो है एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है। स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिलता है। एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, कैसे एक्सपेंड कर रहा है, पहले तो आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, पहले तो आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, उसके बाद एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंडीशन है, ये आपको पता है एडियाबेटिक की कंडीशन है। तो 2p डैश, यहाँ से हम इस कंडीशन को यूज़ कर देते हैं, पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P1 V1 रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पावर गामा। यहाँ से घुमा फिरा के इन वैल्यूज़ को निकालो। एक बात ये मैं यहाँ से जो मेन है वो मैं बता देती हूँ, क्या है। जब बात करते हैं आइसोथर्मल की तो इनिशियली उसका प्रेशर P और वॉल्यूम V था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम कितना हो गया 2V। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, आपको एक बात पता है कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब आइसोथर्मल में पहले PV पहला प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर P1 की वैल्यू है P, V1 की वैल्यू है V, जो इक्वल हो जाएगा किसके, बाद वाला प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, हम कोई भी प्रेशर P2 हो तो हमें सर्च कर रहे हैं कि कितना होगा, और वॉल्यूम कितना है इसका 2V। V से क्या कट गया भाई, V कट गया, तो P2 की वैल्यू यहाँ क्या निकल आई, P/2। कितनी निकल आई, P/2। यही बात यहाँ पे लिख रखी है कुल मिला के, कि जो प्रेशर बाद में कितना हो गया P/2। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद प्रेशर P/2 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 2V हो गया। फिर जब एडियाबेटिक हमारा एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर P/2 से सॉरी वॉल्यूम 2V से कितना हो जाएगा 16V हो जाएगा। ये चेंज हुआ है इसके अंदर, इनिशियल प्रेशर P था, बीच में चेंज हुआ P/2, वॉल्यूम V से 2V गया और फिर 16V गया। और हमें फिर फाइनल प्रेशर निकालना है, एडियाबेटिक के बाद प्रेशर कितना है। एक बार प्रेशर P है, P/2 है, तो यहाँ का प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम V है, फिर 2V हुआ और फिर 16V हुआ। बस कुछ नहीं करना, अब तो मैंने बता दी जो बात करनी थी। यहाँ से आइसोथर्मल का तो हमने सोल्व कर लिया, कंडीशन रहेगी अब एडियाबेटिक की सोल्व करनी। यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, तो एडियाबेटिक की कंडीशन यूज़ करेंगे, P1 V1 रेस्ट पावर गामा, P2 V2 रेस्ट पावर गामा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे जब हम यहाँ से एडियाबेटिक के इस पॉइंट से चल रहे हैं और इस पॉइंट पे आए हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2V है और प्रेशर P/2 है, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 16V है और प्रेशर निकालना है, बस P डैश निकालना है। P/2 हमारा प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2V है जब एडियाबेटिक शुरू हुआ है, और एडियाबेटिक ख़त्म हुआ तो 16V है V2 की वैल्यू, रेज़ टू द पावर 5/3। अब ये 5/3 क्यों लिया है भाई, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू वैसे इन्होंने डिफाइन भी कर रखी है, और पीछे भी मैंने निकाल के दिखाई थी, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, f की वैल्यू 3 होती है मोनोएटॉमिक के लिए, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से बस हमारा P डैश की वैल्यू आ जाएगी P/64। ठीक है, अब हमारा कंपैरिजन दे रखा है डिफरेंट प्रोसेसेस का। जब एक्सपेंशन हो रहा है चारों प्रोसेसेस को कंपेयर कर रखा है,
कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, चारों प्रोसेस हैं एडियाबेटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। अगर हम बात करें आइसोकोरिक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका P और ये V है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये आइसोथर्मल है और एडियाबेटिक का जो है कर्व क्या होता है, ज़्यादा झुका होता है, जो स्लोप होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वर्क डन किसका है, आइसोबैरिक का इन केस ऑफ एक्सपेंशन। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है आइसोबैरिक के बाद वर्क डन आप यहाँ से देख भी सकते हैं, आइसोबैरिक वाला ये है तो इसके अंडर में एरिया सबसे ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल का वर्क डन होगा, फिर एडियाबेटिक का होगा और लास्ट में जो वर्क होगा आइसोकोरिक का वो क्या होगा, सबसे कम होता है, क्योंकि आपको पता है आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। तो चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों कंडीशन में मिनिमम वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, आइसोकोरिक के द्वारा। तो आइसोकोरिक तो यहाँ भी पीछे है और उसमें भी पीछे आएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन की अगर कंडीशन देखते हैं, सॉरी कंप्रेशन की देखते हैं, एक्सपेंशन की तो हमने देख ली। अगर कंप्रेशन की देखते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होगा, यह आइसोबैरिक उसमें ऊपर था ना, तो अब की बार कंप्रेशन में आइसोबैरिक कहाँ गया, नीचे आ गया। ये आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक तो आइसोकोरिक का तो वर्क वैसे भी ज़ीरो ही है, तब भी ज़ीरो था, अब भी ज़ीरो है। और एडियाबेटिक का क्या था भाई, एडियाबेटिक का पहले नीचे था, अब एडियाबेटिक का ऊपर चला गया, आइसोकोरिक का बीच में आ गया। यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार दोबारा कंपेयर, ये एडियाबेटिक है, ये आइसो है, ये आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल आइसोबैरिक। और यहाँ पे पहले आइसोबैरिक था, आइसोथर्मल था, एडियाबेटिक एकदम जस्ट अपोजिट हो गए हैं कंप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्रेशन की अगर कंडीशन होगी अलग अलग प्रोसेसेस की, तो हम उनके वर्क को कंपेयर करते हैं, तो उनके हम वर्क को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अब की बार एडियाबेटिक का वर्क सबसे ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल का, फिर आइसोबैरिक का और आइसोकोरिक का फिर भी कम है, लीस्ट है। ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा हो गया है, सेम एग्जैक्ट। तो देख लो एक बार इस क्वेश्चन को भी। सैम्पल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, V1 से V2 वॉल्यूम पर एक्सपेंड होती है गैस। PV का कर्व दे रखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई गैस इज़ ग्रेटेस्ट। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन किसने किया है, आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, कर्व दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोबैरिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोबैरिक इज़ मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा इसका है, तो वर्क डन सबसे ज़्यादा कौन करेगा, आइसोबैरिक। बस ख़त्म कहानी। और ये आपको पेपर में दे नहीं रखा, ये वाली चीज़ बता रही है कि एक्सपेंड हुआ है वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो एक्सपेंशन हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका आइसोकोरिक का तो वर्क डन ज़ीरो होगा, आइसोबैरिक का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा, देन एडियाबेटिक का होता है। और अगर कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है एडियाबेटिक का, देन आइसोथर्मल का, देन आइसोकोरिक का, आइसोबैरिक का और आइसोकोरिक का लास्ट में। तो ये थी आपकी वीडियो, ये थे डिफरेंट प्रोसेसेस जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और आने वाली वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। सारी वीडियो सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।